हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न ब्लेड को शुरू करने जा रहे हैं, पर इसमें अभी 130 के आसपास चैप्टर्स हैं और इसके आर्ट स्टाइल भी थोड़ी अलग है, तो तुम्हें एक एपिसोड तो लग ही जाएगा इसका आर्ट स्टाइल से फेमिलियर होने में। तो चलो अभी और ज्यादा बातें ना करके एपिसोड को शुरू करते हैं। 130 साल पहले साइलेंट नाइट जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है पहली बार दुनिया में आए और उन लोगों ने आते ही ऐसी जंग छेड़ दी जिससे कि पूरी दुनिया ही टलमलाने लगी थी। अनगिनत लोगों की मौतें रोज ही हो रही थी। जिंदगी हमेशा ही खौफ में बीत रही थी, क्या पता कब किसकी मौत आ जाए। फिर एक दिन जब तबाही और मौतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मूरी वर्ल्ड के मास्टर्स एक साथ आए और उन लोगों ने मिलकर सेंट्रल हेवनली अलायंस को फॉर्म किया। सेंट्रल हेवनली अलायंस ने डिसाइड करा कि उन्हें सेक्ट क्रिएट करना होगा जो कि साइलेंट नाइट को दूर रखेगी। इसलिए एक प्रोमिनेंट मार्शल आर्टिस्ट जिनू को चूज किया गया जो कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के पहले लीडर बने। और इसी न्यू सेक्ट को सेंट्रल हेवनली अलायंस ने हमेशा अपना सपोर्ट देने का वादा किया। उन्होंने काउंटलेस मार्शल टेक्निक्स से स्पिरिचुअल एलिक्सर दी ताकि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की पावर बढ़े और वो साइलेंट नाइट को रोक पाए। टाइम ऐसे धीरे धीरे करके बीतता गया और फिर इस सेक्ट के सेकंड जनरेशन लीडर मूनसेन और उसके बाद आए क्वांगियन। इस समय तक नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिस कारण बहुत से प्रोमिनेंट मार्शल आर्टिस्ट आकर सेक्ट को ज्वाइन करने लगे थे। फिर आए नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के फोर्थ जनरेशन लीडर जिन क्वान हो, जिन्हें कि ग्रेट नॉर्थ वॉल के नाम से भी जाना जाता था। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के 4 ग्रेट पिलर्स थे जिन्हें कि नॉर्दर्न हेवंस का ग्रेट 4 कहा जाता था। ग्रेट 4 में से एक थे डीमन फिस्ट यानी च्योनवो, दूसरे थे टेम्पेस्ट स्टॉर्म यानी मुसेंग, तीसरे थे च्योनवा जिन्हें की कर्श घोष ब्लेड के नाम से जाना जाता था, और चौथे और आखिरी थे आयरन ब्लड रूलर जिनका नाम है ह्योक्सिन। ये चारों लीडर क्वानो के साथ मिलकर एक क्रूशियल रोल प्ले करते थे साइलेंट नाइट को नॉर्दर्न लैंड से दूर रखने में, और वो नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के खिलाफ कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। और फिर अचानक साइलेंट नाइट गायब हो गई। पर फिर एक दिन ग्रेट नॉर्थ वॉल गिर गया और हमें देखा जाता कि क्वानो के सामने एक पूरी आर्मी खड़ी हुई थी। क्वानो कहते हैं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बस ताकतवर लोग इकट्ठा हुए हैं। क्वानो सोच रहे थे द नाइन स्काइज सबसे ज्यादा पावरफुल है जो कि यहाँ पर आए हैं, जिन लोगों ने मूरी वर्ल्ड के ऊपर रूल किया है। सेंट्रल हेवनली अलायंस के ये सब आप लोगों ने ही किया है। नाइन स्काई के सीकर ऑफ नॉलेज मोनुआ जो कि काफी बुद्धिमान है, जिन्होंने अपने सियोमुन फैमिली को फिर से खड़ा किया है। उनके नॉलेज की भूख और सीखने के पैशन की वजह से वो हेवनली लॉर्ड की विजडम को पाने में कामयाब हुए हैं। मोनुआ कहते हैं सेक्ट लीडर जिन, कि आप आखिर तक सच को ठुकराते रहना चाहते हैं? आखिर साइलेंट नाइट के खिलाफ लड़ने वाला हमारा प्रोटेक्टर, उसने हमें धोखा क्यों दिया? क्वानो कहते हैं मैं जिन क्वानो हूँ, हमेशा अपनी जिंदगी सच्चाई के साथ ही जी है। आप कह रहे हैं कि मैंने साइलेंट नाइट के साथ मिलकर आप लोगों को धोखा दिया है? ऐसे फालतू बातें करना बंद कर दीजिए। मुनवा कहते हैं नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के 4 पिलर्स ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है, पर तो फिर भी हमसे झूठी कहे जा रहे हो। क्वानो देखते हैं जो ग्रेट 4 का भी उनके साथ हुआ करते थे अभी उनके खिलाफ जा चुके हैं। क्वानो सोच रहे थे तुम लोग मेरे सबसे भरोसे वाले दोस्त थे जो कि मेरे साथ मिलकर दशकों से दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे थे। तुम लोग मेरे कॉमरेड नहीं, मेरे भाई थे। आखिर किस वजह से तुम लोगों ने नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को धोखा दिया? अभी मैं सच में अकेला हो गया हूँ। मैं समझ गया, उन सभी ने एक साथ मिलकर प्लान किया है, मुझे फंसाएंगे। अगर मैं यहाँ पर उनसे लड़ने की कोशिश करूंगा या फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा, उनसे जो भी हो सकेगा वो करेंगे मुझे रोकने के लिए। क्वानो फिर गुस्से में कहता है मैं समझ गया सेंट्रल हेवनली अलायंस, मैं तुम लोगों की बात मानूंगा और तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। नाइन स्काई सोच रही थी उसकी इंटरनल फोर्स तो अनबिलीवेबली स्ट्रॉन्ग है। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया था, पर इतनी पावर नहीं चाहिए थी साइलेंट नाइट को रोकने के लिए। जब तक नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट खड़ा हुआ है हम लोग कभी भी मेन लैंड पर पूरा कंट्रोल नहीं पा सकते। क्वानो फिर कहते हैं आज से नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को डिसबैंड किया जाता है। सेक्ट के सारे डिसिप्लिन उन्हें इस जगह को छोड़नी पड़ेगी और अपने लिए एक नया घर ढूंढना होगा। और ये नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के लीडर जिन क्वानो की आखिरी ऑर्डर है। क्वानो फिर सेंट्रल हेवनली अलायंस को कहते हैं मेरा बेटा जिसने अपनी माँ को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था और अब उसे अकेला ही इस नॉर्दर्न लैंड्स में बड़ा होना पड़ेगा। तुम लोग मुझसे वादा करो कि तुम लोग उसे कुछ भी नहीं करोगे। मोनुआ सोच रहे थे अच्छा होता अगर हम उसके वंश को यहाँ पर ही पूरा खत्म कर देते, पर लगता नहीं कि हमारा मूड अभी ये सब करने देगा। मोनुआ फिर हाँ कहते हैं और कहते हैं कि हम ये सब कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर मोनुआ सोचने लगते हैं अगर हम लोगों ने उसकी बात अभी नहीं सुनी तो ऐसा हो सकता है कि दूसरी टीमों के लीडर हमारे खिलाफ हो जाएं। क्वानो फिर अपने 13 साल के बेटे मूवोन को कहते हैं मेरे बेटे मुझे माफ कर देना, और वो अपना ही स्वॉर्ड खुद का आर पार करके खुद को मार लेते हैं। लोगों को साइलेंट नाइट से बचाने के लिए नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को क्रिएट किया गया था और उन्हें हमेशा सपोर्ट करने का वादा सेंट्रल हेवनली अलायंस ने लिया था।
उन्होंने अपनी ड्यूटी काफी अच्छे से कई सौ सालों तक निभाई, पर आखिर में 4th जनरेशन सेक्ट लीडर को धोखा देकर नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को डिसबैंड कर दिया गया। फिर सीन कट होता है 3 साल बाद और हम देखते हैं कि कुछ लोग मुयोन को पकड़े हुए थे और जिन लोगों ने पकड़ा था उनका कैप्टन जेंग कहता है तो तुम फाइनली उठ गए। मुयोन कहता है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जेंग कहता देखो तो इस हरामी की आंखों को, मुझे लगा था कि वो कोई कमजोर बच्चा होगा पर वो तो अपने आंखों से ही हमें डरा रहा है। देखो बच्चे, मुझे पता नहीं दूसरे ग्रुप ने तुम्हें कैसे ट्रीट किया है, पर मैं कैप्टन जेंग एक दयालु आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे ऐसे ही काफी गुस्सा आ रहा है कि हमें यहाँ पर 3 साल तक रहना होगा और वो भी तुम्हारे जैसा फालतू लड़के के लिए। चलो अभी मुझे बता दो तुमने कहाँ पर हथियार और मास्टर टेक्निक्स को छुपाई है, या फिर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें यहाँ पर ही मार दें और फिर वापस मेनलैंड चले जाएं। मुयोन ये सुनकर हंसने लगता है। जेंग कहता है तुम हंस रहे हो? है बच्चे, मुझे लगता है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर तुम अभी कैसी सिचुएशन में फंसे हुए हो। देखो हम लोग तुम्हें सीधे लेकर जंगल में फेंक देंगे जहाँ पर भेड़िए तुम्हें फाड़ कर कच्चा चबा जाएंगे और ये सब करना हमारे लिए कोई बड़ी बात भी नहीं होगी और कर देने से हमें यहाँ पर अगले 3 साल भी बिताने नहीं पड़ेंगे। मुयोन ये सुनकर हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसा कुछ कर भी पाओगे? जेंग ये बात सुनकर अपने मेंबर की ओर देखता है जो कि मुयोन की उंगली पर वार करता है और इसकी वजह से उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। मुयोन कहता है क्या तुम भूल गए हो नाइन स्काई मेरे फादर और सेंट्रल अलायंस ने कौन सी डील करी थी? तभी सीन कट होता है फ्लैशबैक में और हमें साइलेंट नाइट के बारे में कुछ जानकारी दी जाती है। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की वजह से साइलेंट नाइट इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो गई थी और फिर लोगों को भी भरोसा हो गया था कि साइलेंट नाइट और एग्जिस्ट नहीं करती। पर जब नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट जो कि साइलेंट नाइट को रोक रही थी डिसबैंड हो गई, साइलेंट नाइट दोबारा अपीयर हो गए और अभी सेंट्रल हेवनली अलायंस हमारी तरह मर्सिनरीज को यहाँ पर भेजती है इस जगह पर नजर रखने के लिए। पर यह सब बस एक एक्सक्यूज है, इसका बस एक ही पर्पज है, एक इंसान के ऊपर नजर रखना ताकि वो कभी भी नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का मार्शल आर्ट सीखना ना लग जाए और कभी भी बदला लेने की ना सोचे। यहाँ पर रहकर हमेशा उसके ऊपर नजर रखना हम लोगों की ट्रू ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम लोग जिस पर नजर रख रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का उत्तराधिकारी मुयोन है जो कि लास्ट लीडर का इकलौता वंशज है। और जिस आखिरी ग्रुप ने उसके ऊपर नजर रखी थी उन्होंने कहा कि कुआनो ने बस मुयोन को पढ़ना ही सिखाया था और कुछ नहीं, तो उसके पास मार्शल आर्ट्स की कोई भी नॉलेज है नहीं। और यहाँ पर मार्शल आर्ट से रिलेटेड जो कुछ भी था उसे सेंट्रल हेवनली अलायंस और ग्रेट फॉल ले गए हैं और उन्होंने इस जगह को बड़े ध्यान से देखा है, हर जगह पर ढूंढा है पर उन्हें यहाँ पर और कुछ भी नहीं मिला। फिर एक दिन 1 साल बाद मुयोन होश में आता है और कहता है कि उसे कोई स्किल सीखनी है जिसकी वजह से वो कमा खा पाए और जिंदा रह सके। फ्लैशबैक में ही जब जेंग इसके बारे में सुनता है कहता है कि इस पर बिलीव कर पाना मुश्किल है। ग्रेट नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के लीडर का बेटा बस ब्लैक स्मिथिंग सीखना चाहता है, यानी स्वॉर्ड बनाने की कला सीखने की इजाजत दी गई। पर एक और बात है जिस पर बिलीव कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल है कि यहाँ पर कोई भी मास्टर स्क्रॉल छुपाया नहीं हुआ है। पर अगर यही सच है तो हमारे यहाँ पर 3 साल रहने की बात आती ही नहीं। जेंग का वाइस कैप्टन सियोमू जब पहली बार मुयोन को देखता है तो वो कुछ सोच रहा था और उन्हें पहली बार देखकर मुयोन कहता है लगता है कि यहाँ पर नए गार्ड्स आ चुके हैं, यानी चीजें यहाँ पर फिर से एनोइंग हो जाएंगी। उसके बाद मुयोन जाता है होम ऑफ 10,000 स्पिरिट यानी ग्रेट लाइब्रेरी में और जैसा इसका नाम है यहाँ पर 10,000 कन्फ्यूशियस और मार्शल स्क्रॉल थे, पर ग्रेट फॉर यहाँ से सब कुछ ले गई। कर्स, घोस्ट ब्लेड, जोनवा ने सारे स्वॉर्ड टेक्निक्स को ले ली। जो फिश टेक्निक्स यहाँ पर थी उन्हें डीमन फिश जोनू ने ले ली। जो फूड टेक्निक्स थे उन्हें टेम्पेस्ट और मूसेंग ने ले ली और इफेंट की कल्टीवेशन के बारे में जो कुछ भी था उन्हें आयरन ब्लड रूलर ह्यूंग सिम ने ले ली। और ज्यादातर नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का डिसिपल ग्रेट फॉर को ही फॉलो करते हुए उनके साथ ही चले गए और उन सभी ने अपने साथ कुछ ना कुछ लिया ताकि वो लोग मेनलैंड पर जाकर कुछ कर पाए और सरवाइव कर पाए। और मैं यहाँ पर पूरा अकेला हो गया, नहीं मुझे अकेला कर दिया गया। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब कुआनो आखिरी सांस ले रहे थे तब उन्होंने मुयोन को कहा था आज से तुम ही नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के लीडर हो। मुयोन फिर आगे कहता है कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी नहीं रहता। कोई ऐसा भी कह सकता है कि जैसा यहाँ पर समय रुक गया है और अभी नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट जिस खस्ता हालत में है वही हाल मेरा है। मैंने कभी भी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करी बस अपने कमजोरियों को खत्म करने के लिए। मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे विल को सॉलिडिफाई फाउंडेशन देने के बाद। अगर मैंने यहाँ पर हार मान ली तो मेरे फादर ने जो भी करा जो भी सहा है वो सभी मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर यही सोचते हुए मुयोन जा रहा था जब उसे पकड़ लिया गया था और अभी प्रेजेंट में मुयोन को उंगली में चोट लगने की वजह से वो जोर जोर से चीख रहा था। सियोमून कहता है क्या हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत भी थी, वो मैं से छोटा सा बच्चा है। मुयोन कहता है क्या तुम लोग वादे के बारे में भूल गए हो? मुझे लगता नहीं कि तुम लोगों को ये सब करने की परमिशन दी गई है। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के मार्शल स्क्रॉल्स और आर्टिफैक्ट्स, क्या तुम्हें लगता है सेंट्रल हेवनली अलायंस ने कुछ भी छोड़ कर गई है?
उन लोगों ने इस जगह को पूरा ही सपाचट कर दिया है। तो मुझे यहाँ पर मारकर वापस mainland जाना चाहते हो, यही तुम्हारा इरादा है, क्यों है ना? चलो आगे बढ़ो और ट्राई करो। ऑल्दो सेंट्रल हेवनली एलायंस में ग्रेड 4 के बहुत सारे डिसिपल हैं। उन्हें सेंट्रल हेवनली एलायंस जाना पड़ा क्योंकि उन्हें फोर्स किया गया था और उन्हें फिर जबरदस्ती ऐसे ग्रुप्स में डाल दिया गया है। उनमें से अभी भी कुछ नॉर्दर्न हेवनली सेट के लॉयल डिसिपल हैं। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे यहाँ पर मार दोगे और वो सब ये जानने के बाद तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? उन्हें इमीडिएटली पता चल जाएगा कि सुसाइड है या मर्डर, और उन्हें 2 बार भी सोचना नहीं पड़ेगा यहाँ पर आकर तुम्हें मारने से पहले। क्या तुम्हें कभी जानने का मन नहीं करता? वो यहाँ पर 3 साल तक रहे पर कुछ भी नहीं करा और चुपचाप वापस चले गए। जेंग गुस्से में कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बात करने की? सियोमू आकर उसे रोकता है और कहता है कैप्टन, अच्छा होगा कि हम उसे जाने दें। ऐसा लग रहा है कि बच्चा कोई सच छुपा रहा है। क्या हम लोगों ने इस जगह को अच्छे से नहीं देखा? हमें यहाँ पर कोई भी मास्टर स्क्रॉल या फिर वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट नहीं मिले। मुओन कहता है कि मुझे एक बात क्लियर कर देनी चाहिए, ये जगह मेरा घर है और तुम लोग कुछ घुस बैठिए। तो अभी से मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर एटलीस्ट गेस्ट की तरह बिहेव करोगे। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो आज तुम लोगों ने जो भी किया है उसके बारे में मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। जेंग कहता है बच्चे, आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर जिस वक्त तुमने कुछ सस्पिशियस काम करना शुरू कर दिया, सेंट्रल हेवनली एलायंस और ग्रेड 4 मुझे परमिशन दे दे कि तुम्हें यहाँ पर मारने की। मेरी इस बात को हमेशा ही याद रखना। सियोमू फिर कहता है सभी लोग वापस चलो, पर उस पर ध्यान रखना। सियोमू फिर जाने से पहले मुओन को कपड़ा देकर कहता है हमें माफ करना और तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने ब्लीडिंग को रोकने के लिए। उसके जाने के बाद मुओन कहता है क्यों नॉर्दर्न हेवनली सेट का कोई लॉयल डिसिपल था? बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं था। अगर वो सच में लॉयल होते तो फिर वो कब का आकर मुझे इस नरक से निकाल कर ले जाते। मुओन फिर खुद ही को ही कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है ऐसे लोग भी हैं जो कि रूइन सेक्ट के बारे में सोचते भी हैं? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर जीता हूँ या मरता हूँ। नहीं, मैं श्योर हूँ वो मेरे मरने के इंतजार कर रहे होंगे। उसके बाद मुओन ग्रेट लाइब्रेरी के ऊपर चढ़ रहा था और ऊपर जाते हुए सोच रहा था ये सच है कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट से सब कुछ ले जाया गया है, पर नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का दिल अभी भी जिंदा है। मुओन फिर ग्रेट लाइब्रेरी के छत पर बैठकर सोच रहा था नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का ग्रेटेस्ट सीक्रेट एक ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में ग्रेड 4 को भी नहीं पता। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का अल्टीमेट मार्शल स्क्रॉल खुद नॉर्दर्न सेक्ट है। और एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। सोच रहा था नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का एक ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में ग्रेड 4 को भी नहीं पता, और वो सीक्रेट है खुद नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट। जब सूरज पूरब से उगने लगता है तब नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की इन टूटी हुई दीवारों का परछाई जमीन पर गिरती है। इन दीवारों को वॉल ऑफ 10,000 शैडो कहा जाता है और एक अनजान लिपि में बदल जाती है जब इसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है। ये लैंग्वेज एक फॉरगॉटन लैंग्वेज है लोअर मून किंगडम का। वॉल ऑफ 10,000 शैडोज को सेट के पहले लीडर जेनू ने बनाई थी और इसमें जितनी भी राइटिंग्स है इसमें सभी लीडर्स ने अपनी कुछ ना कुछ टीचिंग्स लिखी है। इसी रीजन की वजह से मेरे फादर ने मुझे लोअर मून किंगडम की लैंग्वेज पहले सिखाने लगे थे, ना कि मार्शल आर्ट्स। पर इन लोगों की राइटिंग्स कुछ एंशिएंट ड्राइंग्स लगती है क्योंकि ये बस मेरे लिए ही लिखा गया था जो कि सब पढ़ सके। इसी वजह से ऐसा लग सकता है कि मैं यहाँ पर बैठकर अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि गार्ड्स को हमेशा यही लगता रहे और मुझे उन्हें हमेशा ये बात बिलीव करवानी पड़ेगी। प्रीवियस सारे सेक्ट लीडर्स के कॉम्बाइंड टीचिंग्स यहाँ पर है, पर नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की अल्टीमेट टेक्निक गैदरिंग ऑफ द 10,000 सैंड शैडोज को सीखने से पहले मुझे अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब तक मेरे ऊपर सेंट्रल हेवनली एलायंस नजर रख रही है मैं उनका अनचाहा अटेंशन मेरे ऊपर लाना नहीं चाहता। मुझे सब कुछ छुपा के रखना होगा और शांति से मेरे चांस के आने का इंतजार करना होगा। तभी वो किसी को नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में आता हुआ देखता है और ये थे मिस्टर हुआंग। मिस्टर हुआंग नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के फॉर्मर वॉरियर हैं। उन्हें मार्शल आर्ट्स के नाम पर बस सेल्फ डिफेंस आती है, जिस वजह से वो नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के सबसे कमजोर वॉरियर थे। पर कोई भी उनके जैसा सेक्ट के प्रति लॉयल और उनके जितना प्यार नहीं करता था। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को छोड़ देने के बाद वो एक वॉन्डरिंग मर्चेंट के तौर पे काम करने लगे और वो अपना बेस्ट देने की हमेशा ही कोशिश करते रहते हैं ताकि वो जिनमू को जितना ज्यादा हो सके सप्लाई पहुंचा सके। मिस्टर हुआंग एक ऑर्फन थे जिनका कोई नहीं था और न ही मार्शल आर्ट्स की कोई टैलेंट थी। जबकि उन्हें दूसरे सारे सेक्ट रिजेक्ट कर रहे थे, सेक्ट लीडर क्वानो ने उन्हें एक्सेप्ट किया और उनसे जितना हो सकता था उन्होंने करने की कोशिश करी ताकि वो मिस्टर हुआंग को एटलीस्ट इतना तो मार्शल आर्ट सिखा दे कि वो खुद की रक्षा कर पाए। और मिस्टर हुआंग ने यह एहसान कभी नहीं भूला और इसी रीजन की वजह से जब सभी सेट को छोड़कर चले गए वो तभी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जिनमू को जितना ज्यादा हो सके हेल्प कर सके। मिस्टर हुआंग के आते ही जिनमू भागकर जाता है उनसे मिलने। दोनों फिर एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे। तभी मिस्टर हुआंग की नजर जिनमू के उंगली पर पड़ती है। यंग मास्टर, क्या उन बास्टर्ड ने फिर से आपको चोट पहुंचाई है? क्या ये सब नए गार्ड्स ने किया है? जिनमू कहता है कि नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ब्लैक स्मिथिंग के समय मेरे से गलती से चोट लग गई।
मिस्टर हुआंग कहते हैं कि आशा करता हूँ आप झूठ नहीं कह रहे। जिनमू फिर बात को काटते हुए कहता है, मिस्टर हुआंग आपको मेरे लिए इतना सब कुछ लाने की जरूरत नहीं थी। आपको भी आपका भी ध्यान रखना चाहिए। आपने अभी तक मेरे लिए जो भी करा है बहुत ज्यादा करा है और उसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मिस्टर हुआंग कहते हैं, पर नॉर्दर्न हेवनली सेट के बिना मैं शायद किसी कोने में सड़ रहा होता और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपकी मदद करता रहूं। जिनमू फिर देखता कि मिस्टर हुआंग के कार्ट में एक पत्थर रखा हुआ है। मिस्टर हुआंग आप ये पत्थर लेकर क्यों आए हैं? मिस्टर हुआंग कहते हैं, मैं जब ऊनम गया था वहाँ पर मुझे ये पत्थर मिला। ये एक ऐसा पत्थर है जो कि आसमान से गिरा था और इसे वहाँ की एक ट्राइब सेक्रेट ऑब्जेक्ट के तौर पे पूजा करती थी, पर उस ट्राइब को मार के खत्म कर दिया गया तो ये पत्थर वहीं पर ऐसे ही लावारिस पड़ा हुआ था। जिनमू कहता क्या उन्हें मार दिया गया, पर उन्हें किसने मारा? मिस्टर हुआंग कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी भिड़न ब्रोकन फिश ट्रूप के साथ हुई थी और अभी ब्रोकन फिश ट्रूप ने ऊनम में सेटल करने का डिसाइड करा है और ऊनम का मतलब होता है सडन क्लाउड्स। नॉर्दर्न हेवनली सेट को धोखा देने के बाद ग्रेट फोर ने अपनी अपनी खुद की एक फोर्स तैयार कर ली है। कर्स्ट घोस्ट ब्लेड जोहनुआ ने ईलट की स्वॉर्ड्समैन को गैदर किया है और वेस्ट में सेटल हो गए और उनका नाम उन्होंने रखा है प्रोटेक्टर्स ऑफ द वेस्टर्न हेवेंस। टेम्पेस्ट और मुसेंग ने भी एक ग्रुप को इकट्ठा किया है जिसका नाम उन्होंने बिलोइंग क्लाउड्स रखा है, पर उन्होंने आगे का और कुछ नहीं करा है अभी तक। और द आयरन ब्लड रूलर ह्यूक्सिम ने कहा जाता है कि उनके पास सबसे बड़ी मार्शल फोर्स है और उन्होंने नॉर्थ में एक आयरन कैसल भी बिल्ड करी है। और फिर डीमन फिश जोनवो जो कि अपने क्रूएल और विशियस नेचर की वजह से जाना जाता है, उन्होंने भी एक ग्रुप को क्रिएट किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है ब्रोकन फिश ट्रूप। इस सब बातों पर जिनमू को गुस्सा होता हुआ देख मिस्टर वंग बात को चेंज करते हुए कहते हैं, आप ब्लैक स्मिथिंग सीख रहे हैं इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा आयरन लेकर भी आया हूँ। जिनमू कहता है, क्या सच में? मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। मिस्टर हुआंग बाहर काफी ठंड बढ़ रही है, चलिए अंदर चलते हैं। फिर हम सियोमू को देखते हैं जो कि वहीं पर ही छुपकर उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा था। तो ये आदमी हुआंग है, पर वो कोई खास नहीं, बस उसके लॉयल्टी नॉर्दर्न सेट के प्रति काफी इंप्रेसिव है। पर दुख की बात तो ये है कि नॉर्दर्न हेवनली सेट का उत्तराधिकारी इस खराब हालत में है। वो ऐसे चलता फिरता रहता है जैसे कि उसका लाइफ में कोई पर्पस बचा ही नहीं है। वो फौज में जाकर अपना टाइम खराब करता है, ग्रेट लाइब्रेरी के छत के ऊपर बैठकर टाइम पास करता रहता है और इसमें अपना पूरा समय बर्बाद कर देता है। और मैं उसे कोई भी की या फिर मार्शल आर्ट्स को सेंस नहीं कर पा रहा। उस लड़के के सामने कुछ भी नहीं है, पर वो जिस समय में सेंट्रल हेवनली एलायंस और ग्रेट फोर की बात कर रहा था, अगर उसने अपनी स्टोरी को थोड़ा रिफाइन करी होती तो इस पर बिलीव कर पाना ज्यादा आसान होता। पर इस यंग एज में उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये काफी दुर्भाग्य की बात है। अगर उसने थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट सीखी होती क्वानहो से तो वो काफी स्ट्रॉन्ग लीडर बन सकता था। तभी सियोमू देखता है कि यहाँ पर कोई मैसेंजर आ रहा है। वो मैसेंजर आकर एक चिट्ठी देता है जो पढ़कर जेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। पहले उन लोगों ने हमें इस फालतू जगह में सड़ने के लिए छोड़ दिया और हमें यहाँ पर भेजने के बाद उन्होंने हमसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं करी। पर वो अभी यहाँ पर आकर बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई बड़े गेस्ट आ रहे हैं। ये जगह तो कोई लेक के आसपास है नहीं और ना ही यहाँ पर कोई खूबसूरत शहर है जो कि घूमने आ रहे हैं। पर जो भी वाइस कैप्टन सियोमू, कल सुबह से रॉयल बिल्डिंग को रिपेयर करना शुरू कर देना। यहाँ पर मिस्टर वंग जिनमू के साथ बैठकर चाय पी रहे थे और जिनमू पूछता है बाहर दुनिया में अभी क्या हो रहा है। मिस्टर वंग कहते हैं कि अभी के समय में सटल मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है जिसका नाम है डैम सूचियोन, जो कि कह रहा है वो 100 मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज करेगा और जीतेगा। इसलिए वो भी पूरे मूरिम वर्ल्ड का सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है। मूरिम वर्ल्ड का मतलब होता है मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया। सूचियोन 9 स्काइज का एक मेंबर अनकिलेबल मास्टर जोक्सिम का बेटा है। पहले लोग उसके बातों के ऊपर काफी जोर जोर से हंस रहे थे और उसके बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे थे क्योंकि वो बस 18 साल का एक लड़का ही है। पर जब कभी भी वो किसी को चैलेंज करता था उसके ऊपर डिस्ट्रक्शन ले आता था। अभी तो बस उसके एसेंस से लोगों में डर का माहौल क्रिएट हो जाता है और अब लोग उसके इस चैलेंज को 100 मैन चैलेंज कह रहे हैं। जिनमू कहता है कि वो बस 18 साल का है और इतना सब कुछ कर पा रहा है। मिस्टर हुआंग कहते हैं अगर सूचियोन इस रेंज से ही चलता रहता है तो वो डेफिनेटली आगे जाकर मूरिम वर्ल्ड का एक मेन प्लेयर बन जाएगा। और कुछ र्यूमर्स के मानने तो वो अभी नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है और इसलिए भी नॉर्थ में और नॉर्थ के आसपास जितने भी सेक्ट हैं सभी काफी घबराए हुए हैं। जिनमू कहता है वो तो काफी इंप्रेसिव लग रहा है, पर क्या आपके पास और कोई न्यूज है? तभी एक सीन कट होता है और जिनमू कह रहा था मिस्टर हुआंग आपका भी यहाँ पर रहकर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। मिस्टर हुआंग कहते हैं मुझे करना तो चाहिए पर मैं कर नहीं सकता। मैं विंटर के बाद फिर से वापस आऊंगा और मुझे माफ कर दीजिए मैं इन दिनों आपके और काम नहीं आ पाऊंगा। जिनमू कहता है ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है मिस्टर हुआंग, आपने मेरे लिए बहुत ही ज्यादा किया है। उसके बाद जिनमू मिस्टर हुआंग को सी ऑफ करने के बाद वापस आ रहा था। तभी सियोमू आकर कहता मास्टर जिन मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। ऐसी खबर मिली है कि यहाँ पर कुछ जरूरी गेस्ट आ रहे हैं सेंट्रल हेवनली एलायंस से और वो यहाँ पर नेक्स्ट स्प्रिंग में आएंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं हुआचन पैलेस को रिपेयर करके यूज करने की। जिनमू कहता है कि तुम लोगों को जो ठीक लगता है वही करो,
ऐसे भी ये बिल्डिंग कब से अबंडन हो रखी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या होता है। अगर तुम्हें बस यही सब कहना था तो मैं चलता हूँ। जिनमू फिर वापस जाते हुए ग्रेट लाइब्रेरी में जाता है ऐसा ही देखने। तभी उसके ऊपर पीछे से कोई हमला करके उसे पकड़ लेता है और जिसने हमला किया था वो एक लड़की थी जो कि कहती है तुम कौन हो। जिनमू कहता है ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए कि आखिर तुम कौन हो। लड़की कहती है कि पहले मैंने पूछा है। जिनमू कहता है कि मैं इस जगह का ओनर हूँ। लड़की कहती है ओनर मतलब तुम कहना चाहते हो तुम नॉर्दर्न हेवनली सेट के उत्तराधिकारी हो। जिनमू कहता है तुमने सही कहा और अभी तुम्हारी बारी है मेरे सवाल का जवाब देने की। तभी वो लड़की अचानक ही नीचे गिर जाती है और जिनमू देखता है कि वो काफी इंजर्ड थी। जिनमू कहता है आखिर एक लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्या वो कोई क्रिमिनल है? रुको पहले मुझे देखना चाहिए कि वो जिंदा है या नहीं। जिनमू फिर उसका हार्ट बीट को चेक करता है और वो अभी तक जिंदा है। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जिनमू फिर उसे उठाकर एक कमरे में लेकर जाता है और वो जाकर देखता है कि उसका शोल्डर पर एक घाव है। देखकर लग रहा है कि उसके ऊपर डेडली पॉइजन की से हमला किया गया है। लगता है कि मुझे उसके ऊपर इंटरनल प्रोटेक्शन एंटीडोट को यूज करना चाहिए, पर मेरे पास अभी बस एक ही बचा हुआ है और ये मुझे मिस्टर हुआंग ने लाकर दिया था और कहा था कि जरूरत के समय इसका इस्तेमाल करना। तो इसका भी यहाँ पर इस्तेमाल करना काफी बड़ी सेक्रीफाइस है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि लड़की कौन है, पर जो भी हो मुझे उसे बचाना ही होगा। और वो एंटीडोट को यूज कर देता है। मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया है और लग रहा है कि उसका खून बहना बंद हो गया है। पर आखिर तुम हो कौन और कहाँ से आई हो? इसका भी यहाँ पर इस्तेमाल करना काफी बड़ी सेक्रीफाइस है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि लड़की कौन है, पर जो भी हो मुझे उसे बचाना ही होगा। और वो एंटीडोट को यूज कर देता है। मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया है और लग रहा है कि उसका खून बहना बंद हो गया है। पर आखिर तुम हो कौन और कहाँ से आई हो? मुझे बस अनवांटेड गेस्ट ही मिलते जा रहे हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि उस लड़की को होश आ जाता है। मैं कहाँ पर हूँ और मुझे हील किसने किया? जिनमू जो कि वहीं पर ही खाना बना रहा था कहता है तो तुम उड़ गई, मुझे बस 2 सेकंड दो खाना तैयार हो ही गया। लड़की को फिर याद आ जाता है कि जब वो ग्रेट लाइब्रेरी में इंजर्ड थी तभी जिनमू अंदर आ गया था, जिस वजह से उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। लड़की सोच रही थी आखिर उसने मुझे हील क्यों किया। जिनमू कहता है तुम तो ऐसे सो रही थी जैसे कि तुम मर गई हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर 3 दिन हो गए हैं सोते हुए। लड़कियां सुनकर सरप्राइज होकर कहती है क्या 3 दिन? पर रुको पहले मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर मुझे हील क्यों किया है। जिनमू कहता है पहली बात तो मुझे नहीं पता है कि तुम का अससिन हो या नहीं जो कि मुझे यहाँ पर मारने आई हो, या फिर तुम कोई मुसाफिर हो जो कि काफी इंजर्ड हो गई हो और तुम यहाँ पर अपने मरने के कागार पर थी। पर मैं अपने सामने किसी को मरता हुआ देख नहीं पाया और मैं किसी को भी मेरे घर में फिर से मरता हुआ देखना नहीं चाहता। लड़की सोच रही थी ऐसा लग रहा है कि उसका कोई खराब इंटेंशन नहीं है और मैं उसे कोई भी की को डिटेक्ट नहीं कर पा रही। क्या वो ये सब अपने अच्छेपन से ही कर रहा है? जिनमू कहता है जल्दी करो और खाना खा लो। इवन तो मैं ही तुम्हें 3 दिन से खिला रहा था, पर अच्छा होगा कि तुम अपने हाथों से ही खाना खा लो। लड़की कहती है तो फिर मैं यहाँ पर ठीक होने तक रहूंगी। जिनमू कहता है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जब तक रहना है तुम यहाँ पर रह सकते हो, पर तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कहती है आखिर तुम्हें मेरा नाम क्यों जानना है? जिनमू कहता है पहले मेरी बात सुनो, मैंने बस तुम्हें हील ही नहीं किया, तुम्हें यहाँ पर फ्री में खाने को दिया और रहने को दिया और फिर तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि तुम्हें यहाँ पर रहना है। क्या ये सब होने के बाद तुम्हें मुझे अपना नाम बताना नहीं चाहिए? लड़की कहती है मेरा नाम है यूना सियोल। जिनमू कहता है मुझे पता नहीं तुम्हें फिट होंगे या नहीं, पर यहाँ पर कुछ कपड़े हैं, तुम चाहो तो चेंज कर सकती हो और स्टोरेज रूम में कुछ खाना भी रखा हुआ है, तो अगर तुम्हें भूख लगे तो खाना खा लेना। ऑल्दो मुझे पता नहीं कि तुम यहाँ पर कब तक रहोगी, मैं इसके अगले बिल्डिंग में ही रह रहा हूँ, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ पर आना है। अभी जल्दी से खाना खा लो इससे पहले कि ठंडा हो जाए। और फिर जिनमू वापस चला जाता है। यूना सोच रही थी मुझे पहले मेरी इंटरनल एनर्जी को रिकवर करना होगा और फिर पॉइजन को धीरे धीरे करके निकालना होगा। मुझे लगता है कि उसी का नाम है जिनमू, पर आखिर उसने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? क्या वो जानता है कि मैं कौन हूँ? पर जो भी हो वो काफी अजीब है। यहाँ पर लाइब्रेरी के छत पर बैठे बैठे जिनमू सोच रहा था एक लड़की ऐसा अकेले घूम रही है, लगता नहीं कि वो कोई आम लड़की होगी। मैंने उसे यहाँ पर रखकर काफी बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो कौन है और कहाँ से आई है, पर मैंने तो उसे यहाँ पर रहने दिया। क्या मैं इतना अकेला हो गया हूँ कि मैंने किसी अनजान को ही रहने दे दिया? पर यूना नाम काफी अच्छा है। फिर हमें सियोमू और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कि काम कर रहे थे, पर जेंग यहाँ पर मस्त घोड़े बेचकर सो रहा है। फिर एक सीन कट होता है और जिनमू यूना के घर के सामने खड़े होकर सोच रहा था 3 दिन हो गए हैं वो फिर से घर से बाहर नहीं आई है, क्या वो अंदर ठीक होगी? कहीं वो अंदर मर तो नहीं गई? आशा करता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। क्या मुझे कल जाकर उसे चेक करना चाहिए? अंदर यूना मेडिटेट करते हुए सोच रही थी अभी तक मैं बस आधा इंटरनल एनर्जी को रिकवर कर पाई हूँ। आधी इंटरनल एनर्जी को रिकवर करनी होगी।
उसके बाद ही मैं जाकर पॉइजन को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर सकती हूँ, पर मेरे पास अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पॉइजन है। ये पॉइजन मोस्ट डेंजरस पॉइजन है, कंज्यूमिंग फ्लेम ऑफ डार्कनेस। पता नहीं कि जिनमू ने कौन से एंटीडोट का यूज किया है, पर जबकि इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी सूखने लगी है, एंटीडोट का इफेक्ट ऑलमोस्ट जा चुका है। अभी मेरे लिए पॉइजन को काउंटर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, पर मुझे जल्दी पॉइजन को मेरे शरीर से निकालना होगा। जितना भी इंटरनल एनर्जी रिकवर हुआ है उसका इस्तेमाल करके मुझे फोकस करना होगा। और यूना पूरी कोशिश करने लगती है अपने शरीर में से पॉइजन को बाहर निकालने के लिए। मेरे शरीर में से पॉइजन बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा, ये उल्टा फैलता ही जा रहा है कि यहाँ पर ही मेरा अंत हो जाएगा। मैं तो जिनमू को सही से थैंक्स भी नहीं कह पाई। तब एक सस्पिशियस आदमी अचानक के अंदर आ जाता है और यूना को पकड़ता है और कहता है, होश में आइए यंग मिस, प्लीज अपने इंटरनल एनर्जी के ऊपर फोकस करिए। प्लीज अपने इंटरनल एनर्जी के ऊपर फोकस करिए, उसे यूटिलाइज करिए। बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, अपनी की को अपनी उंगलियों की ओर फैलाइए, बस हो ही गया। और हम देखते हैं कि यूना की उंगलियों में से पॉइजन निकल जाता है। वो आदमी जिसका नाम है सारियुंग, जिसका लिटरल मतलब होता है डेड स्पिरिट, कहता है पूरा पॉइजन आपके शरीर में से बाहर निकल चुका है। भगवान का शुक्र है कि मैं सही समय पर यहाँ पर पहुँच गया। अगर मैं यहाँ पर एक सेकंड भी लेट हो जाता तो आपको यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। यूना कहता, सारियुंग तुम बच गए, मुझे बहुत ही खुशी है। सारियुंग कहता, लेट होने के लिए मुझे माफ कर दीजिए यंग मिस, मुझे आइडिया ही नहीं था कि आप इस जगह पर छुपी हुई है। मैं सारियुंग, मेरा बस एक ही पर्पस है, बहुत मास्टर और यंग मिस को सर्व करना, पर मैं आप दोनों को ही बचाने में फेल हो गया। मुझे इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यंग मिस आपका भी कैसा लग रहा है, क्या आप अभी खड़ी हो सकती है? यूना कहती है कि मैं ठीक हूँ, और अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो मैं अभी तक मर चुकी होती। और ऐसे हमारे ऊपर छुपकर वार किया गया था जिसमें तुम कुछ भी कर नहीं सकते थे, पर तुम अभी तक कहाँ पर थे, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? सारियुंग कहता है कि मैं भी इंजर्ड हो गया था, अभी रिसेंटली मैं आपको लोकेट करने में कामयाब रहा हूँ। यूना कहती है, तुमने पहले जाकर मास्टर को क्यों नहीं ढूंढा? सारियुंग कहता है, हमारे मास्टर ऐसे हैं जिनको के लेकर चिंता करनी चाहिए। मैं पूरा श्योर हूँ वो जहाँ पर भी होंगे पूरा ही ठीक होंगे, और मेरी पहली प्रायोरिटी थी आपको ढूंढना। और अभी मेरा काम है जितना हो सके मैं आपको हेल्प करूँ और आपको जल्दी से जल्दी ठीक कर दूँ। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में रिफ्यूज लेना एक स्मार्ट चॉइस था आपका। उन बास्टर्स को समझने में काफ़ी समय लग जाएगा कि आप यहाँ पर हैं, तो मुझे अभी लगता है कि आपको यहाँ पर ही रहकर अपनी इंटरनल एनर्जी को पूरी रिकवर कर लेनी चाहिए। आप यहाँ पर ही रहिए और मैं जाकर मास्टर को ढूंढता हूँ। मैं जल्दी मास्टर के किसी ऑर्डर के साथ यहाँ पर वापस आऊँगा। फिर से कट होता है जिनमू के ऊपर जो कि ब्लैक स्मिथिंग कर रहा था, और एक करते हुए जिनमू कुछ बातें कर रहा था जो कि बस बातें नहीं, कोई स्पेल थी। 10,000 शैडोज की इंटरनल शैडो, जिसे कि पहले सेक्ट लीडर जिनो ने क्रिएट किया है। वो एक आवारा थे पर काफी जीनियस थे, जिन्होंने कि काफी सालों तक भटकने के बाद इसे क्रिएट किया था। और क्योंकि इस मार्शल आर्ट की नेचर सीक्रेट्स एंड डार्कनेस है, तो जिनमू को देखकर कोई बता नहीं सकता कि उसने कोई इंटरनल एनर्जी को बिल्ड करी है और ना ही कोई मार्शल आर्ट्स को सीखी है। पर 4 जनरेशंस को पास करने के बाद भी गैदरिंग ऑफ द 10,000 शैडोज कभी अपने पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाई, और अभी भी एक अनफिनिश्ड मार्शल आर्ट है। और जिनमू अभी यही मार्शल आर्ट सीख रहा है। पर अगर उसके पास चॉइस होती कि उसे गैदरिंग ऑफ द 10,000 शैडोज सीखनी है कि नहीं, तो वह बाद में सीखने का ही फैसला करता। पर जबकि सेंट्रल हेवनली आइलैंड सब कुछ ले गई है और अभी उसके ऊपर काफी कड़ी नजर रख रही है, तो अभी उसके पास और कोई चॉइस बचा ही नहीं है। जिनमू फिर एक स्वॉर्ड का बना लेने के बाद उसे स्विंग करने लगता है, और तभी सीन कट होता है यूना के ऊपर जो कि घर से बाहर आई थी। जिनमू से देखकर कहता है, तुम आज पहले से काफी अच्छी लग रही हो, पर तुम पिछले कुछ दिनों से बाहर नहीं आई थी तो मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, अगर तुमने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है तो चलो एक साथ ही खाते हैं। यूना फिर अंदर आकर कहते कि मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाह रही थी, तुमने मेरे लिए जो भी करा है उसके लिए। मैं बस तुम्हारी वजह से ही सर्वाइव कर पाई हूँ। जिनमू कहता है, वो सबकी चिंता मत करो, चलो यहाँ पर आओ खाना खाते हैं। यूना थोड़ी झिझक रही थी और कह रही थी कि नहीं नहीं ठीक है। जिनमू कहता है, चिंता मत करो, खाने में कोई जहन नहीं है। यूना फिर कहती है, तुमने अभी तक मेरे बारे में कुछ पूछा क्यों नहीं? जिनमू कहता है, पर किस बारे में पूछना है? यूना कहती है, यही कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। जिनमू कहता है, मैं सब पर ध्यान नहीं देता, पर पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सब पूछना नहीं चाहिए। मेरे अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि अगर मुझे पता चल जाएगा कि तुम कौन हो तो मैं यहाँ पर शांति से बैठकर खाना खा नहीं पाऊंगा। यूना कहती है, क्या तुम स्टूपिड हो? जिनमू कहता है, मुझसे सवाल पूछना बंद करो और खाना खाओ, ऐसे भी मुझे पेट के गुड़ गुड़ सुनना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जिनमू जाकर ग्रेट लाइब्रेरी के छत में बैठकर सोच रहा था, मैं फील कर सकता हूँ कि मेरी बॉडी चेंज हो रही है। वॉल ऑफ 10,000 शैडोज की एक और सीक्रेट है। अभी समय हो गया है मुझे एटर्नल डार्कनेस के ब्लेड को सीखना शुरू करना चाहिए। एक मिस्टीरियस स्वॉर्ड टेक्निक जिसे कि क्रिएट किया गया है लोगों को मारने के पर्पज से, और मैं भी सोर्समैनशिप के बेसिस को सीखने लगा हूँ ताकि मैं इस स्वॉर्ड टेक्निक को प्रॉपरली यूज कर पाऊँ।
जिनवू फिर वापस आकर ब्लैक स्मिथिंग करने लग जाता है और यहाँ पर यूना बैठकर मेडिटेट कर रही थी। तभी अचानक से यूना जिनवू के पास आ जाती है, जो देखकर जिनवू काफी डर जाता है। यूना कहती है मुझे पता नहीं कि तुम कंसंट्रेट करने में कैसे हो, पर तुम्हारे सेंसेस सच में ही बहुत ही खराब है। मैं यहाँ पर कुछ समय से बैठी हुई हूँ और तुमने मुझे अभी तक नोटिस नहीं करा था। चलो वो जो भी हो, मुझे अभी काफी भूख लगी है, चलो मुझे खाना दो। जिनवू कहता है तुम्हें यहाँ पर आए हुए 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने पर तुम अभी भी इतने सेमलेस कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें अपने घर वापस नहीं जाना है? यूना कहती है चलो मुझे खाना दो, ज्यादा बातें मत करो। जिनवू कहता आखिर मैं एक लड़की के लिए ये सब क्यों कर रहा हूँ जिसे मैं जानता तक नहीं, पर जो भी हो चलो मेरे साथ में खाना देता हूँ। यूना ये देखकर सोच रही थी मैं उसे कितने अच्छे से ही क्यों ना देख लूं, पर मुझे वो कभी भी समझ में नहीं आता। वो नॉर्दर्न हेवनली सेट का उत्तराधिकारी है, पर ना ही उसे कोई मार्शल आर्ट्स आती है और ना ही उसमें कोई बेसिक नॉलेज है। वो बस ब्लैक स्मिथिंग कर अपना समय बर्बाद करे जा रहा है। जिनवू कहता है तुम बैठी क्यों हो, चलो मेरे साथ, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? उसके बाद दोनों जिनवू के घर जाते हैं और जिनवू खाना लेकर आता है और दोनों ही बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी सीन कट होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं तो यह है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट। टीम में हमें दिखाया जाता है कि सेंट्रल हेवनली एलायंस के गेस्ट आ चुके हैं। फॉर डेड हेवंस के क्रिम्सन किंग डिमोनिक माइट सिमुआ के बेटे। सिमुआ के बेटे का नाम है वोनली और उसके साथ उनकी बेटी भी आई है जिसका नाम है सुआ, और उनके साथ सियोमुन फैमिली के सीकर ऑफ नॉलेज मुनुआ की पोती हायरुंग भी आई है। वोनली कहता है तो यह है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट। फॉर डेड हेवंस का जनरल मोक कहते हैं क्या यहाँ पर कोई है? तभी अंदर से जेंग और सियोमो दौड़कर बाहर आते हैं। मैं जेंग सेंट्रल हेवनली एलायंस के 3rd मर्सनरी ग्रुप का कैप्टन हूँ। मोक कहते हैं क्या तुम लोगों ने रूम्स को तैयार कर दिया है? तो सियोमो कहता है ऑफ कोर्स, मैंने खुद पर्सनली आपके लिए रूम्स को तैयार किया है। इतने लंबे जर्नी के बाद अब सभी लोग काफी थक गए होंगे, चलिए मैं आप सभी को आपके रूम तक लेकर जाता हूँ। तभी उनमें से एक आदमी सियोमो को देखकर कहता है ये तुम ही हो ना सियोमो? मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। क्या मैं तुम्हें याद नहीं? मैं हूँ योपोल। क्या मेरा पुराना दोस्त मुझे भूल गया है? पर सियोमो से कोई भी रिप्लाई नहीं देता और अपना मुंह छुपाए जा रहा था। उसके बाद जेंग और सियोमो सभी को लेकर अंदर आ रहे थे। हायरिंग कहती है सच में काफी अनफॉर्चुनेट है, एक समय में नॉर्दर्न हेवनली सेट को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट किया जाता था। वोनली कहता है कि ऐसे दुनिया काम करती है, अगर तुम्हारा स्ट्रेंथ खो गया तो तुम मारे जाओगे। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है हंटिंग डॉग, और एक हंट के बाद एक हंटिंग डॉग का और कोई काम नहीं बचता। सुआ कहती है ब्रदर तुम्हारे बातें बहुत ज्यादा क्रूड है। फिर हम जिनवू और यूना को देखते हैं जो कि उनकी तरफ आ रहे थे पर उन्हें पता नहीं था। यूना कह रही थी आखिर हम लोग हमेशा ही मीट क्यों खाते हैं, क्या तुम्हारे पास और कोई डिश नहीं है? तभी दोनों चलते हुए दूसरे के सामने आ जाते हैं और ये देखकर जेंग और सियोमो काफी घबरा गए थे। हायरिंग कहते हैं जरूर नॉर्दर्न हेवनली सेट के उत्तराधिकारी होंगे। सुआ कहती है तो उनके जिंदा रहने का र्यूमर सच है। यूना वहीं पर सोच रहे थे यहाँ पर बहुत सारे अनफेमिलियर फेसेस दिखाई दे रहे हैं और मैं उनमें से किसी को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही। मेरे सेंसेस बिल्कुल ही डल होती जा रही है, लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रही हूँ। मुझे मेरे ऊपर पूरा फोकस करना होगा और मेरा गार्ड कभी भी डाउन नहीं करना है। वोनली फिर जिनवू को कहता है मैं कह सकता हूँ कि तुम नॉर्दर्न हेवनली सेट के डिसेंडेंट हो। मेरा नाम है वोनली। मेरे बाईं तरफ मेरी छोटी बहन सुआ है और मेरे दाहिने तरफ सियोमुन फैमिली की पोती हायरंग है। जिनवू कहता है कि मेरा नाम है जिनवू वोन और मेरे साइड में यह है यूना, मेरे दूर की कजन। यहाँ पर जेंग गुस्से में सियोमो को कहता है ये सब क्या है, उसका कोई कजन भी है? तुमने पहले चेक नहीं किया कि वो लड़की कौन है? तुम लोगों ने चेक नहीं किया तो तुम लोग कर क्या रहे थे? सियोमो कहता है मुझे माफ कर दीजिए, हम लोग पैलेस के रिपेयरिंग में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए थे। जेंग कहता सब भूल जाओ, पर कल तक पता करो कि लड़की कौन है। यहाँ पर वोनली कहता है अच्छा, पर क्या तुम्हें पता है हम लोग कौन है? जिनवू कहता है बिल्कुल पता है, मैंने आप लोगों के बारे में बहुत से कहानियां सुनी है, आपके नाम पूरे मुरिम वर्ल्ड में काफी फैले हुए हैं। वोनली कहता है इवन ऐसे फालतू जगह में, मेरा मतलब नॉर्दर्न सेक्ट में भी हमारी बातें होती है, तो लगता है कि हम लोग फॉर्मेलिटीज को स्किप कर सकते हैं, चलो बाद में मिलकर बात करते हैं। जेंग यहाँ पर गुस्से में सोच रहा था आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे परमिशन के बिना यहाँ पर किसी को लाने की। लगता है कि मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद जेंग उन लोगों को अपने कमरे की ओर लेकर जाता है। यहाँ पर यूना सोच रही तो जितना डम दिखता है उतना है नहीं, लगता है को कभी कभी जानबूझकर ऐसे ही एक्ट करता रहता है। उसने कितना आसानी से झूठ कहते हैं बिना कोई पलक झपकाए, वो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगा था कि पहले जगह का ओनर था, पर वो तो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे को अभी भी इस जगह का ओनर है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें वोनली और जनरल मोक को दिखाया जाता है। वोनली कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ नॉर्दर्न हेवनली सेट के खोए हुए ग्लोरी को वापस लाने, पर मैंने जितना सोचा था जगह उससे काफी खराब हालत में है। मेनलैंड में जो भी शांति का माहौल क्रिएट किया गया है वो बस सेंट्रल हेवनली एलायंस के बुड्ढों का एक इल्यूजन है। वो नहीं चाहते कि उन्होंने जिस सिस्टम को क्रिएट किया है वो खत्म हो जाए। अगर उनसे हो सका तो वो तो हमेशा अपने करप्शन का फायदा उठाते रहना चाहते हैं।
जनरल मॉक कहते हैं, मैं मॉक यूनपिंग, मेरे से जो हो सकेगा मैं करूंगा फॉर डेड हेवेंस के फ्यूचर मास्टर को हेल्प करने के लिए। वॉनली कहता है, आपको कुछ दशकों का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही मैं फॉर डेड हेवेंस का मास्टर बन पाऊंगा। पर मैं उतने समय तक इंतजार करने का प्लान बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ये जगह ही मेरे फाउंडेशन की शुरुआत बनेगी, यहाँ से एक स्पेक्टिकुलर चीज की शुरुआत होगी। पर उससे पहले कुछ है जो कि मुझे काफी परेशान कर रही है, मुझे पहले उसे डील करना होगा। फिर से कट होता है जिनमू के ऊपर जो कि एक स्वॉर्ड बना रहा था। तभी वहीं पर वॉनली आकर कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक हथौड़ी की साउंड इतनी प्लीजेंट हो सकती है। वॉनली की बात सुनकर जिनमू काफी घबरा जाता है, ये कैसा हो सकता है? मैं पूरे समय इस जगह को सेंस कर रहा था पर मैं उसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। वॉनली कहता है, ऐसे किसी के लिए जिसके पास कोई भी इंटरनल एनर्जी नहीं है, तुम काफी अच्छा काम फौज में कर रहे हो, पर ये जगह बहुत ही ज्यादा डल है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर समय बिल्कुल ही रुक गया है। तुम आखिर ऐसे किसी जगह में कैसे रह रहे हो? वॉनली फिर एक ब्लेड को लेकर देखने लगता है और कहता है, यह ब्लेड तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मेनलैंड में से काफी अच्छी कीमत मिल सकती है। तभी अचानक से ही वॉनली ब्लेड को जिनमू के ऊपर रखता है। जिनमू कहता है, तुम्हें क्या कर रहे हो? वॉनली कहता है, नॉर्दर्न हेवनली सेट के उत्तराधिकारी ने कोई भी मार्शल आर्ट नहीं सीखी है, ये सब बकवास करना बंद करो। अगर तुमने सच में ही हार मान ली होती तो तुम इतने समय तक जिंदा रह ही नहीं सकते थे। जिनमू सोच रहा था, आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वो मुझे यहाँ पर टेस्ट करने आया है? मैं भी क्या करूँगा? अगर मैंने यहाँ पर लड़ने की कोशिश करी तो सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। और ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि यह लड़का सेंट्रल हेवन एलायंस के 9 स्काइज का बेटा है, पर अभी मैं मेरे स्ट्रेंथ को रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं मैं भी क्या करूंगा। वॉनली तभी कहता है, अब अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है, और वो हमला करने को आगे बढ़ता है। जिनमू सोच रहा था उसके किलिंग इंटेंट तो वो बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रहा। तभी जिनमू अपने की को रिलीज करते हुए मुक्का मारने ही जा रहा था, तभी वो खुद को रोकता है और कहता है कि मुझे भी उसे फाइट करनी नहीं चाहिए। अगर मैं उसे पहले डिटेक्ट नहीं कर पाया था तो इसका मतलब एक मार्शल मास्टर है। यहाँ पर एक चांस है कि अगर मैंने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करा तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर मारा जाऊँ। अगर मुझे यहाँ पर दाव खेलना है तो मैं फाइट नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें सर्वाइव करने के चांसेस मेरे ज़्यादा है। तभी वॉनली जिनमू के ऊपर हमला कर देता है और सोच रहा था अभी अभी अचानक ही ये स्ट्रेंज की क्या थी। तभी वहीं पर हायरंग आ जाती है और कहती है, बहुत हो गया मास्टर वॉनली। तभी स्योमुन फैमिली के बॉडीगार्ड योनसो और हायरंग आकर जिनमू को पकड़ते हैं। हायरंग कहती है, हमें पहले उनके ब्लीडिंग को रोकना होगा। जिनमू वहीं पर सोच रहा था अच्छी बात यह है कि उसने फाइटर स्पॉट को मिस कर दिया है, पर वहीं पर वॉनली सरप्राइज होकर सोच रहा था वो सिंपल हमले को भी रोक नहीं पाया। तो क्या इसका मतलब र्यूमर सच में ही सही है कि उसे कोई भी मार्शल आर्ट्स नहीं आती? अगर यही बात है तो ये अजीब से की क्या थी? क्या हो सकता है कि आज मेरे सेंसर्स बंद हो गए हैं? और ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं जब से इस जगह पर आया हूँ हमेशा ही अपने एज पर हूँ। हायरंग तभी वॉनली को कहती है, मास्टर वॉनली आप ये क्या कर रहे हैं? वॉनली सोच रहा था कि मुझे भी जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए और उसे और अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। चलो अभी मैं जाकर रेस्ट करता हूँ। वॉनली फिर कहता है, क्या? मुझे लगा था कि वो इतने सिंपल हमले को तो रोक ही देगा। किसे पता था कि वो इतना बेकार होगा कि इस हमले को भी रोक नहीं पाएगा, पर जो भी हो मैं उसे भी आप पर ही छोड़ता हूँ। हायरंग जिनमू को फिर एक पिल खिला देती है। ये एक फास्ट स्पिरिट रिकवरी पिल है, एक ऐसे मेडिसिन जिसमें सबसे ज्यादा रिकवरी इफेक्ट्स हैं। आप चिंता मत करिए, आपके घाव जल्दी ही भर जाएंगे। और मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि मास्टर वॉनली ऐसा कुछ करेंगे। उनके बदले मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हायरंग देखती कि जिनमू को काफी दर्द हो रहा है। चलिए मैं आपको आपके कमरे तक लेकर चलती हूँ, और आपके साथ जो भी हुआ है उसे लेकर मुझे काफी दुख है। जिनमू फिर बेहोश हो जाता है और उसे जब होश आता है तब वो देखता है कि यूना उसके पास बैठी हुई है। यूना कहती है, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है? तुम सच में इडियट हो। अगर तुम उनसे कमजोर हो तो क्या हुआ, एटलीस्ट तुम्हें उनके साथ फाइट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, या फिर अगर तुम फाइट नहीं कर सकते तो वहां से भागने की कोशिश करनी चाहिए थी। पर आखिर मैं इसको लेकर गुस्सा क्यों हो रही हूँ? जिनमू फिर यूना का हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हारा शुक्रिया यूना। मिस्टर हुआंग को छोड़ दें तो बहुत समय बाद मुझे किसने ऐसा डांटा है। यूना अचानक से अपना हाथ हटा लेती है और कहती है, आखिर तुम्हें ये क्या हो गया? मैं साथ जल्दी यहाँ से वापस चली जाऊंगी। जिनमू कहता है, क्या तुम जा रही हो? यूना कहती है, जबकि मेरी पूरी रिकवरी हो चुकी है तो मुझे वापस चलना ही चाहिए। तभी हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब यूना मेडिटेट कर रही थी। तभी सारिंग आकर कहता है, यंग मिस मैं अभी मास्टर के पास से वापस आ रहा हूँ और हमारे मास्टर बिल्कुल सेफ है और उन्होंने पूरी रिकवरी कर ली है। यूना कहते हैं, क्या सच में? ये तो काफी अच्छी बात है। सारिंग फिर कहता है, हम अपनी चाल जल्दी ही चलना शुरू कर देंगे, आपको इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि सूचियोन, जो कि अभी मुरिम वर्ल्ड के सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है।
और उसने चैलेंज लिया है कि 100 मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज करके उन्हें हराएगा। सूचियोन कहता है तो यह है नॉर्दर्न वेस्टलैंड, इसके लाइफ फोर्स तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी गोकू सेंस करके कहता है तुम लोग ऐसे यहाँ पर चूहों की तरह छुपकर मेरा दिमाग खराब मत करो, आखिर तुम लोग कौन हो, जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी रेत के अंदर से कुछ लोग बाहर आते हैं और कहते हैं बताओ तुम कौन हो और कहाँ पर जा रहे हो। सूचियोन सोचने लगता है आखिर ये लोग कौन है और उनके पास कुछ इंटरेस्टिंग हथियार भी है, और मैंने अभी तक जितने भी मार्शल आर्टिस्ट के साथ फाइट करी है उन सभी की एनर्जी इन लोगों से बहुत ही अलग थी। तो अभी तक ऐसे भी मार्शल आर्टिस्ट बचे हुए हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। नॉर्दर्न रीजन तो सच में काफी अमेजिंग है। सूचियोन फिर कहता है आखिर मैं तुम लोगों को कुछ भी क्यों बताऊं। दूसरा आदमी कहता है कि मैं बस एक ही लाइन कहूंगा, अगर तुम जीना चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। सूचियोन कहता है कि तुम लोगों को यही करना चाहिए, जबकि मैं तुम लोगों से काफी आराम से पूछ रहा हूँ। दूसरा आदमी कहता है तुम सच में बहुत ही इग्नोरेंट हो, अगर यही बात है तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि तुम उस लेडी को सपोर्ट देने आए हो, सभी लोग जल्दी से उसे पकड़ लो। सूचियोन कहता है मुझे पता नहीं कि तुम किस लेडी की बात कर रहे हो, पर अगर तुम यहाँ पर एक फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और ये लोग सूचियोन के ऊपर चैन से हमला करते हैं उसे पकड़ने के लिए, पर सूचियोन उनके चैन को ही पकड़ लेता है। तो उनका लीडर कहता है अपने चैन्स को काटो और पीछे आओ, पर यह काम बस 3 लोग ही कर पाते हैं और बाकी 3 लोग मारे जाते हैं। उनका लीडर कहता है ये क्या, उसने इमीडिएटली सारी हिडन घोष को खत्म कर दिया। सभी लोग जल्दी से अपने ब्लड को निकालो, हम उसके ऊपर ब्लड फॉर ब्लड डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे और उसे एक ही हमले से खत्म कर देंगे। और फिर दोनों ही दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पर पूरा धुआं हो जाता है। फिर हमें सूचियोन को दिखाया जाता है जो कि मेडिटेट करते हुए सोच रहा था मास्टर जिनमू उसके पास की तो बिल्कुल भी है नहीं और ना ही मैं उसके पास कोई भी मार्शल आर्ट को सेंस कर पा रहा हूँ, पर मैंने उसको लेकर जरूर कुछ डिफरेंट महसूस किया है जो कि उसके पास फिजिकल या फिर स्पिरिचुअली है। नॉर्दर्न हेवनली सेट की स्ट्रेंथ और विल का अभी वही उत्तराधिकारी है, अभी वही उनका उत्तराधिकारी है। उसके कुछ देर बाद जिनमू वहीं पर आता है। सूचियोन कहता है तो आप फाइनली आ गए, आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मेरा नाम है सूचियोन। जिनमू कहता है कि मुझे भी आपसे मिलकर काफी खुशी हुई और मेरा नाम है जिनमू। पर जिनमू सोच रहा था आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। सूचियोन कहता है मैं यहाँ पर आपको थैंक्स कहने आया हूँ, आपने बिना परमिशन के मुझे यहाँ पर रहने दिया और मैं कब से नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में आना चाह रहा था और आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। जिनमू कहता पर यहाँ पर देखने जैसा कुछ भी है नहीं, सब कुछ यहाँ पर पूरा खंडर बन चुका है, पर मैं आशा करता हूँ कि आप इससे डिसअपॉइंट नहीं हुए होंगे। सूचियोन कहता बाहर की खूबसूरती मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि मैं उनसे मिल पाया जिन्होंने ग्रेट नॉर्दर्न हेवनली सेट को अपने हाथों में लिया है। जिनमू और यूना हुआचन पैलेस में जा रहे थे डिनर के लिए। जिनमू कहता है मुझे लगा मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर ठीक रहूंगा, पर यूना कहती है कि नहीं, मुझे जगह को लेकर कोई अच्छी फीलिंग नहीं हो रही और ऐसे भी मुझे यहाँ पर काफी टेस्टी खाने की खुशबू आ रही है। क्या तुम अकेले यहाँ पर ये सब खाने का प्लान कर रहे थे? मैं वही सेम खाना खा खा कर बिल्कुल पक गई थी, आज फाइनली कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, पता नहीं कौन सा स्वादिष्ट खाना हमारा इंतजार कर रहा है। पर जिनमू की नजर तो इस सब पर ना होकर उसके हेयरपिन पर थी जो कि उसने उसे दी है। फिर दोनों डिनर हॉल जाते हैं जहाँ पर उनका इंतजार किया जा रहा था। यूना सूचियोन को देखकर सोच रही थी ये शेर जैसा दिखने वाला आदमी कौन है। वहीं पर सूचियोन यूना को देखकर सोच रहा था क्या ये मास्टर जिन की कजन है, पर क्या ये बात सच है? पर उसकी की काफी अजीब है, कहीं वो कोई बॉडीगार्ड तो नहीं, पर जो भी हो वो कोई आम इंसान तो नहीं है। सूचियोन फिर कहता है मास्टर जिन आप सभी का स्वागत है, मुझे खुशी है कि आपने हमारे इन्विटेशन का स्वीकार किया। उसके बाद दोनों आकर डिनर टेबल पर बैठते हैं और वोनली कहता है जबकि सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं कुछ काम की बात हो जाए। सूचियोन कहता है मास्टर जिन मैं पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि हम बिना परमिशन के यहाँ पर रहने लग गए हैं और आपके बिना परमिशन के हुआचन पैलेस को यूज करने लगे हैं, पर ये सब करने के पीछे हमारा एक अच्छा रीजन है। हायरंग कहती है कि हम आप दोनों के अप्रूवल सील के तौर पे अपॉइंट करना चाहते हैं। सूचियोन कहता है हम सेरुलियन ड्रैगन सोसाइटी एस्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं। हायरंग कहती है कि सोसाइटी का पर्पस है एक यंग मार्शल आर्टिस्ट के लिए सिस्टम को क्रिएट करना जिसमें वो अपनी बात रख सकेंगे, क्योंकि हम सेंट्रल हेवन एलायंस में उनके बातें भी सुनना चाहते हैं। अभी हम बस यहाँ पर 3 ही लोग हैं, पर ऐसे बहुत से मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कि हमें सपोर्ट करते हैं। जिनमू कहता है तो आप यहाँ पर नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में क्या करने आए हैं? हायरंग कहती है कि ओल्ड जनरेशन को पसंद नहीं कि यंग मार्शल आर्टिस्ट का ग्रुप तैयार किया जाए। सूचियोन फिर कहता है शायद ही कोई मार्शल आर्टिस्ट होगा जो कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को रेस्पेक्ट नहीं करता। हमें से बहुतों ने अपनी जिंदगी जी है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को एडमायर करते हुए। साइलेंट नाइट से शतकों तक लड़ने का इतिहास किसी ने नहीं भूला है, इस वजह से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। युवान वही खाते हुए सोच रही थी कि मैं इस सब से बाहर ही रहूंगी। सूचियोन फिर कहता है कि इस मीटिंग का पर्पस है कि हम सभी सेरुलियन ड्रैगन सिटी की कसम खाएंगे और उसके लिए हम चाहते हैं कि आप मास्टर जिन हमारे विटनेस बनिए और हमें एक अप्रूवल साइन दे दीजिए।
यूना खाते हुए धीरे से जिनमू को कहती है, तो तुम उसे अपनी अप्रूवल देकर अपने ऊपर सारा ब्लेम लेना चाहते हो। जिनमू सूचियोन को कहता है, ठीक है मैं आपका विटनेस बनने को तैयार हूँ, और इसके लिए सूचियोन थैंक्स कहता है। फिर हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जो कि जैंग के टीम के आदमी है, और दोनों का काम है सेक्ट के वेस्ट की तरफ नजर रखना, और बस दोनों के लिए इस पूरे जगह पर नजर रख पाना बहुत ही मुश्किल है। दोनों गार्ड आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें फॉरवर्ड हेवेंस को ज्वाइन करने का मन है, पर उन्हें यह भी पता है कि होना लगभग नामुमकिन है। दोनों फिर कुछ देर बाद डिनर करने के लिए वापस जाने लगते हैं। मैंने सुना है कि आज बहुत ही अच्छे खाने बने हैं, बस ये सोचने से मुंह में पानी आ जा रहा है। तभी वो दोनों अपने पीछे को सेंस करते हैं और अपने पीछे मुड़कर देखते हैं, दोनों पूरे डर गए थे। तभी सीन कट होता है सियोमू और एक गार्ड ग्यूजिन के ऊपर। सियोमू को लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है और वो सिटी बजाता है जो कि उन लोगों का कॉलिंग सिग्नल है, पर उन्हें कोई रिप्लाई नहीं आता। दोनों सोच रहे थे कि क्या हुआ होगा, इतने में सियोमू जाता है चेक करने, और वो इतने तेजी से जाता है कि गार्ड देखकर पूरा हैरान था। सियोमू फिर पहुंचकर देखता है कि दोनों ही गार्ड्स का टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, और इसका खौफ हम सियोमू के चेहरे पर देख सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है जिनमू और यूना के ऊपर, जो कि अभी बैठकर खाना खा रहे थे, पर सूचियोन और बाकी सब उठ गए थे। जिनमू फिर कहता है कि उसने सब पर हाँ इसलिए कहा क्योंकि सभी काफी डरावने बास्टर्स हैं, तो यूना उसे डरने को मना करती है। जब तक वो उसके पास है उसे कुछ भी नहीं होगा, पर यह बस तब तक कि जब तक वो यहाँ पर है। पर वो ये कहने के बाद खुद ही से कहती है कि आखिर मैंने ये सब क्यों कह दिया। खैर उसके बाद सूचियोन आकर जिनमू को साइड में आने को कहता है, उसे कुछ बात करनी है, और वो जिनमू को लेकर साइड में जाता है। और यहाँ पर हायरंग आ जाती है यूना को यहीं पर बातों में फंसा कर रखने के लिए। यूना हायरंग के ऊपर गुस्सा होकर कहती, क्या तुम लोग उसे परेशान करना बंद नहीं करोगे? तुम लोगों के पास कोई भी रीजन नहीं था उसे आज यहाँ पर डिनर में बुलाने का। तो हायरंग बताती है कि उन्हें अप्रूवल साइन चाहिए थी, पर जिनमू इसको लेकर कंप्लेन नहीं कर रहा, तो आखिर वो कंप्लेन क्यों कर रही है। पर हायरंग माफी भी मांगती है अगर सबकी वजह से जिनमू को बुरा लगा हो। यूना फिर उसे जिनमू को परेशान करने को मना करती है क्योंकि उसके लिए पहले से बहुत ही खराब है। तभी सुआ आ जाती है जो कि यूना को अपनी जगह याद रखने को कहती है क्योंकि वह बस उसकी कजन है, और वही यहाँ पर रहकर उनके बीच में आकर जिनमू को परेशान कर रही है। और वह यूना के ऊपर ये भी इल्जाम लगाती है कि यूना यहाँ पर रहकर जिनमू के अच्छेपन का फायदा उठा रही है। यूना को इस बात से काफी गुस्सा आ जाता है, पर तभी वो बाहर किसी को सेंस करता है। तभी सीन कट होता है जिनमू और सूचियोन के ऊपर, जहाँ पर सूचियोन बता रहा था कि वो माफी मांगना चाहता है उसे अचानक ही ऐसे इन्वाइट करने के लिए और फिर ऐसा कुछ मांगने के लिए, पर उसे भी एको सेल्फिश रिक्वेस्ट करनी है, और वो ये है कि वो चाहता है जिनमू सेल्युलर ड्रैगन सिटी को ज्वाइन कर ले और वो मिलकर इस दुनिया को बदलेंगे। उसके बाद हमें मुकेम्बो दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर आकर दोनों गार्ड्स को मार दिया है, और उसके बातों से पता चलता है कि वो किसी बच्चे की तलाश कर रहा है, पर गार्ड्स उसके सामने डटकर खड़े हुए थे ताकि वो किसी भी हाल में अंदर ना जा पाए, और इसलिए वो सभी एक साथ मिलकर भी हमला करते हैं। पर मुकेम को एक सेकंड भी नहीं लगता उन सभी को मारने में। पर तभी वहीं पर सूचियोन आ जाता है और पूछता है कि आखिर तुम कौन हो जो कि इस जगह को तबाह करने में तुले हुए हो। मुकेम सूचियोन को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि वो जिस बच्चे की तलाश में है वो सूचियोन ही है, और वो हंस इसलिए रहा क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा इस बच्चे ने उसके हिडन घोस्ट ग्रुप को खत्म कर दिया। यह बातें सुनकर सूचियोन समझ जाता है कि उसने पहले जिस ग्रुप को मारा था वो इसी का टीम का पार्ट है, और उसने जैसा गेस किया था मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। सूचियोन फिर बड़े एक्साइटमेंट से पूछता है कि क्या तुम साइलेंट नाइट से हो। मुकेम ये देखकर और भी एक्साइटेड हो जाता है कि सूचियोन उसे देखकर डरने के बदले और भी एक्साइटेड हो रहा है। यहाँ पर सियोमू किसी तरह चोटिल वापस आ गया था, और उसका यह हाल देखकर सभी के होश उड़े हुए थे, और यूना समझ चुकी थी कि मुकेम का ही काम है जो कि उसे फॉलो करता हुआ यहाँ पर पहुंच चुका है। यूना को घबराता हुआ देखकर जिनमू पूछता है क्या तुम ठीक हो। यूना बताती है कि वो एक मॉन्स्टर जिससे कि वो लोग लड़ नहीं सकते, इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। पर जिनमू कहता है कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मुकेम की टीम उन तक पहुंच चुकी है और उन्हें पूरा घेर लिया है। वो ओनली जनरल मोक से पूछता है ये सब यहाँ पर कैसे पहुंचे, आखिर फॉरवर्ड हेवेंस की इलाइट टाइगर स्क्वाड क्या कर रही है। हायरंग वहीं पर सोच रही थी और बस एक ही चीज को कंक्लूड कर पा रही थी, ये जरूर साइलेंट नाइट है, पर उसे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि साइलेंट नाइट दशकों से गायब रहने के बाद ऐसा अचानक ही क्यों आ गए, क्योंकि साइलेंट नाइट के आने से फिर से पूरे दुनिया में वॉर फैल सकती है। पर उसके अंदर एक छोटी सी होप है कि सूचियोन कुछ कर पाएगा। तभी यूना बाल खोलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और यहाँ पर सूचियोन कह रहा था कि वो मुकेम को हरा देगा जितनी जल्दी हो सके, और वह पहले हमला करने भी आगे बढ़ता है लाइट एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए, और कहता है कि अगर तुम साइलेंट नाइट से हो तो मैं भी सूचियोन हूँ। और इतनी लाइट की वजह से मुकेम को देखने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, और सूचियोन उसके ऊपर पहले हमला कर देता जिससे कि मुकेम पीछे खिसक जाता है। पर सूचियोन उससे भी ज्यादा स्पीड में उसके पीछे आकर ओपनिंग ऑफ द थर्ड आई का इस्तेमाल करता है, और वो ऐसे लगातार हमला करता रहता जिसका कोई जवाब मुकेम के पास नहीं था, और वो पूरा खून से लथपथ होकर डाउन हो चुका था। पर सूचियोन का इस फाइट की वजह से बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ ड्रेन हुई है, इसलिए वो कहता है कि अभी मैं वापस जा रहा हूँ, बाद में तुम्हारे बारे में पता लगाऊंगा।
और वो जैसे ये कहकर वापस जाने लगता है उसे हड्डियों के कड़कड़ाने की साउंड आने लगती है और वो इससे पूरा ही घबरा गया था। दूसरी तरफ मुकेंग जिसका एक आंख फूट चुका था हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, पर तुम मुझे बस इसी से ही रोक नहीं सकते। और वो जैसे सूचन के ऊपर हमला करता है सूचन जंप करके डॉज कर देता है, पर मुकेंग उसके ऊपर आ चुका था और उसके ऊपर पीछे से किक मार के उसे डाउन कर देता है और फिर उसके ऊपर कैओटिक स्पिन ऑफ डीमोनिक डाइव का इस्तेमाल करता है और बस इससे सूचन का काम खत्म हो चुका था। मुकेंग उसके ऊपर पैर रखकर कहता है, तुम बस इससे ही खत्म हो गए। क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि तुम ऐसे दुनिया में टॉप पर आ जाओगे क्योंकि तुमने बस कुछ लल्लुओं को हरा दिया है? पर जबकि मैं तुम्हारे अंदर के पोटेंशियल को देख पा रहा हूँ, मैं तुम्हें आज के लिए जिंदा छोड़ देता हूँ। स्ट्रॉन्ग बनने के बाद वापस आ जाना, तभी तुम्हें मारने का मजा आएगा। और वो ये कहकर जाने लगता है, पर सूचन उसका ड्रेस पकड़कर उसे रोकता है। मुकेंग उसे गुस्से में एक लात मारता है और कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दया को ठुकराने की? मैं भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी वहीं पर सुआ पहुंच जाती है और कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं हम कौन हैं? दूसरी ओर वॉनली और बाकी जितने भी थे मुकेंग के टीम के साथ लड़ाई कर रहे थे। और यहाँ पर सुआ बताती है कि उसका फादर है सेम मूवी, जो कि सेंट्रल हेवली एलायंस के 9 स्काइज का एक मेंबर है। तो अगर मुकेंग अभी यहाँ पर नहीं रुकता तो उसके फादर आकर उसे मार देंगे। मुकेंग रिप्लाई में उसे उल्टे हाथ का मारता है और सुआ एक्सप्लोड कर कर मारी जाती है। मुकेंग को कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये कोई छोटी बच्ची है और उसके अंदर कोई दया भी नहीं आई। और इस तरफ वो सभी मुकेंग के टीम के हाथों डाउन होते जा रहे थे। और वोनली जो कि अपने बेलकनी में फाइट कर रहा था, अपने बहन को अपने सामने से मरता हुआ देखकर अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो देता है और वो सीधा ही बेलकनी से नीचे कूद जाता है मुकेंग के ऊपर हमला करने के लिए। और वो डीमोनिक हैंड्स ऑफ द क्रिम्सन किंग का इस्तेमाल करता है और ये लोग सूचन के ऊपर चैन से हमला करते हैं उसे पकड़ने के लिए। पर सूचन उनके चैन को ही पकड़ लेता है तो उनका लीडर कहता है, अपने चैन्स को काटो और पीछे आओ। पर यह काम बस 3 लोग ही कर पाते हैं और बाकी 3 लोग मारे जाते हैं। उनका लीडर कहता है, ये क्या? उसने इमीडिएटली सारी हिडन घोष को खत्म कर दिया। सभी लोग जल्दी से अपने ब्लड को निकालो, हम उसके ऊपर ब्लड फॉर ब्लड डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे और उसे एक ही हमले से खत्म कर देंगे। और फिर दोनों ही दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पर पूरा धुआं धुआं हो जाता है। और जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि सूचियों ने सभी को मार दिया है। सूचियोन कहता है, तुम लोगों ने फ्लैश फॉर बोन्स टेक्निक को यूज किया। फ्लैश फॉर बोन तभी कहा जाता है जब कोई अपने दुश्मन को मारने के लिए अपनी जान तक दे देता है। सूचियोन आगे कहता है कि बास्टर्ड कोई एवरेज बास्टर्ड नहीं थे। मैंने जितना सोचा था वो सभी इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर आखिर वो सभी थे कौन? मुझे किसी एक को जिंदा रखना चाहिए था ताकि इन सारे सवालों का जवाब मिल सके। इवन मास्टर ऑफ स्विफ्ट ब्लेड बाइक सॉन्गवन भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को मेरा रास्ता रोकने नहीं दूंगा। मैं ऑलमोस्ट नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट पहुंचे गया हूँ, मेरा बस इंतजार करो। फिर हमें जिन्मू को दिखाया जाता है जो कि बाहर हायरंग से मिलता है। हायरंग कहते कि आप अभी पहले से बेहतर है, मैं अभी आपके पास ही आ रही थी आपको मेडिसिन देने। जिन्मू कहता है, ऐसी पहली बार नहीं है जबकि मैं ऐसे इंजर्ड हुआ हूँ। हायरंग कहती है, मुझे आपसे फिर से माफी मांगनी चाहिए। मास्टर वोनली ने जो करा उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ और हम लोग बिना आपके परमिशन के जगह पर आकर रहने लगे हैं। जिन्मू कहता है, मैं फिर से कह रहा हूँ पहली बार नहीं है जबकि मैं ऐसे इंजर्ड हुआ हूँ और जबकि आप लोग यहाँ पर आ ही गए हैं, अपना टाइम लेकर मजे कीजिए। हायरंग कहती है, सच में मैं आपके काइंडनेस से बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुई हूँ। मुझे लगा था आप मास्टर जिन्मू हमारे ऊपर काफी गुस्सा होंगे, स्पेशली जब हमारे ग्रैंडफादर सेंट्रल हेवनली एलायंस के 9 स्काइज हैं और मेरे ग्रैंडफादर सीकर ऑफ नॉलेज मोनुआ है। पर मेरा भरोसा करिए, मैं मेरे ग्रैंडफादर जैसे नहीं हूँ। अगर मैं आपके कभी किसी काम में आ सके तो प्लीज मुझे बताइएगा। तभी हम सियोमुन फैमिली का बॉडीगार्ड योंसो को देखते हैं जो कि उन दोनों के ऊपर से नजर रख रही थी। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब पैलेस में हायरंग वोनली को बुलाती है। वोनली कहता है, लेडी हायरंग बात क्या है? हायरंग गुस्से में कहती है, मैं कितने बार कहूँ उससे पंगा ना लेने को। वोनली डरते हुए कहता है, मुझे लगा कि वो मुझे डॉज कर देगा और जैसा कि मैंने पहले कहा था वो इतना अनाड़ी होगा किसे पता था। और मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मुझे अभी अकेला छोड़ दो क्योंकि मुझे आपको इसे देखकर काफी डर लग रहा है। हायरंग कहती है, वो लड़का हमारे प्लान में बहुत ज्यादा काम में आएगा, हम उसका इस्तेमाल करेंगे नॉर्दर्न हेवनली सेट के आखिरी उत्तराधिकारी के तौर पे, तो इस बात को हमेशा ही याद रखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक ग्रुप को मार के उन्हें पूरा खत्म कर देता है और इसका नाम है डीमन ऑफ केओस ताए मुकेंग। मुकेम कहता है कि मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ हूँ, वो हमारे सामने एक फाइट भी नहीं रख पाए। तभी मुकेम का एक आदमी वापस आकर कहता है, लॉर्ड मुकेंग मैं वापस आ गया। मुकेम पूछता है, हिडन घोस्ट रूप का क्या हुआ है? वो आदमी कहता है कि उनके मैसेज के ऊपर भरोसा करके हम लोग टारगेट को ढूंढ रहे थे, पर अचानक उन लोगों ने ऑर्डर्स लेना बंद कर दिया और तभी से हमारा उनके साथ और कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और अभी पता चला है कि उन सभी को ही मार दिया गया है। मुकेंग कहता है, क्या हिडन घोस्ट रूप जैसे इलेट फोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है? उसका मेंबर कहता है, और बस यही नहीं। मुकेंग कहता है, रुको रुको, उन सभी को किसी बच्चे ने डिस्ट्रॉय किया है
और वह बच्चा वहीं पर ही रह रहा होगा जहाँ पर वो लड़की छुपी हुई है। चीजें अचानक ये सब पलट जाएंगी, मैंने सोचा भी नहीं था। वेल देन बॉन्ड ऑफ डार्क वुल्फ, चलो हम लोगों को अभी खरगोश के शिकार पर जाना है। फिर से कट होता है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में। सियोमू कहीं जा रहा था, तभी योपोल जो कि फोर्डेड हेवंस के इला टाइगर गार्ड है आकर कहता है मुझे तुम्हें ढूंढने में कुछ समय लग गया। तुम अचानक ही बिना कहे कहाँ पर गायब हो गए थे। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। लगता है कि तुम अभी इस जगह पर रहते हो, पर मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ पर कभी मिलूंगा। मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गया, कैसे हो मेरे प्यारे पुराने दोस्त। सियोमू गुस्से में कहता है क्या पुराने दोस्त? मुझे पता नहीं था कि अगर तुम अपने दोस्त के गर्लफ्रेंड को ले लेते हो उसके बाद भी उस आदमी को दोस्त कहाँ जाता है। तुम कितने लकी हो, तुम इला टाइगर गार्ड्स तक पहुंच गए। अभी अपने काम पर फोकस करो और मेरे सामने कभी मत आना। योपोल कहता है तुम उस चीज को लेकर अभी भी गुस्सा हो। योपोल कहता है तुम इस चीज को लेकर अभी भी गुस्सा हो। जो भी तभी हुआ था उसका लेकर मैं काफी गिल्टी फील करता हूँ, पर मैंने पहले भी कहा था कि उसने ही मुझे चूज किया था और उसने ही जोर दिया था कि हम दोनों शादी कर लें। यह बात सुनते सियोमू को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो योपोल को मारने आ जाता है और कह रहा था मुझसे झूठ कहना बंद करो, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ये सब कहकर मौक करने की। मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा ही गाड़ दूंगा। पर उल्टा योपोल उसके ऊपर हमला करके उसका हाथ पर कट लगा देता है और कहता है कि शांत हो जाओ, मैं तुमसे बस अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि हम लोग इतने दिनों बाद मिल रहे हैं। ये सब कहने के लिए मुझे माफ कर दो, पर मेरे दोस्त तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही होगा। यहाँ पर मैं कुछ और दिन रहूंगा तो हम लोग कभी ना कभी तो फिर से मिलेंगे। तो अच्छा होगा कि तुम अपने एटीट्यूड को ठीक कर लो और तुम्हारे घाव ज्यादा गहरे नहीं है, पर चीजें बिगड़ने से पहले जाकर ट्रीटमेंट करवा लेना। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सियोमू की गर्लफ्रेंड उसके पास थी और वो अगले सीन में योपोल के साथ चली जाती है। फिर से कट होता है और हमें जिन्मू को दिखाया जाता है जो कि फौज में बैठकर कुछ सोच रहा था और हमें पास्ट में दिखाया जाता है जब जिन्मू और यूना खाना खा रहे थे। तभी जिन्मू एक हेयर पिन गिफ्ट के तौर पर यूना को देता है। यूना कहती है ये क्या है? जिन्मू कहता है क्या तुम कंफ्यूज हो, ये एक तोहफा है। यूना कहती है एक तोहफा तुम मुझे दे रहे हो? जिन्मू कहता है तुम कह रही थी कि तुम जल्दी यहाँ से चली जाओगी, इसलिए हमारे अलग होने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाह रहा था। यूना कहती अभी तुम मुझे एक तोहफा दे रहे हो इस एज में, इस दिन में? यूना फिर वहां से वापस आने के बाद इसी के बारे में सोच रही थी, तो इसी को ही तोहफा कहा जाता है। यह फीलिंग सच में काफी अच्छी है और ये हेयरपिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तभी सारिंग वहीं पर आता है जिसे देखकर यूना हेयरपिन को छुपा देती है। सारिंग कहता है यंग मिस मैं आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ कि मास्टर यहाँ पर जल्दी ही पहुंच जाएंगे, पर आपने मेरे आते ही कौन सी चीज को छुपा दिया? यूना कहती है कि कुछ भी नहीं है, तुम चिंता मत करो। सारिंग कहता है यंग मिस आप हमारी इकलौती होप है, तो प्लीज इस बात को अपने दिमाग में रखना, आपको किसी के साथ ही पर्सनल अटैचमेंट रखनी नहीं चाहिए। यूना कहती है कि चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारिंग कहता तो फिर मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। फिर हमें सियोमू को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग करते हुए सोच रहा था योपोल झूठ कह रहा है, वो यहाँ पर ये सारी बातें कहकर मुझे धोखा देना चाह रहा है। पर रुको, अगर वो जो कह रहा है वही सच है तो फिर क्यों उसने आखिर मुझे क्यों छोड़ा? क्या योपोल के पास कुछ ऐसा है जो कि मेरे पास नहीं? वेल ये बात सच भी हो सकती है। मैं तो किसी भी एंगल से कुछ स्पेशल हूँ नहीं और ना ही मैं योपोल से बेहतर हूँ। योपोल इतना टैलेंटेड है कि वो फॉर डेड हेवंस के इलाइट टाइगर गार्ड्स में आ गया है जो कि नाइन स्काइज की एक ग्रेट फैमिली है। उसके कंपैरिजन में मैं यहाँ पर बस रहकर एक नौकर की तरह ही काम कर रहा हूँ। मैंने ब्लू स्काई ब्लेड को भी सीख लिया है, पर मैं अभी भी बस बिगिनर स्टेज पर ही पहुँच पाया हूँ। आखिर में इतना सब कुछ करने के बाद भी इम्प्रूव क्यों नहीं कर पा रहा? क्या यही मेरी लिमिट है? क्या मैं इसे बेहतर कभी हो नहीं कर सकता? मैं उसके बारे में हमेशा ही भूलने की कोशिश करता हूँ, पर वो मुझे बार बार याद आने लगती है। क्या मैं सबसे कभी छुटकारा नहीं पा सकता? मेरे बात को याद रखना, मैं सभी को ही मार दूंगा। डार्क इल्यूजन ऑफ द डिस्ट्रस्ट हार्ट। जब तुम खुद के ऊपर डाउट करने लगते हो तुम्हारा दिल अंधेरे में समा जाता है। तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है वो बस तुम्हें तुम्हारे डाउनफॉल की ओर ही ले जाएगा और तुम्हें कभी अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तुम अपने जिस खामी को देख रहे हो उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हो, वो चीज कभी तुम्हें पूरा डिफाइन नहीं करती कि तुम अच्छे हो या बुरे हो, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। एक बार तुम अपने अंदर के गुस्से को शांत कर दो, तुम्हारा दिमाग क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जैसे कि ये कोई आईना हो जो कि तुम्हें सच दिखाता हो। तुम एक पानी की तरह हो जो कि कितने भी नीचे क्यों ना चले, जो हमेशा ही बेहतर रहते हो। पर जैसे ही इसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ने लगती है तुम भाप बनकर उड़ने लग जाते हो। अपने दिल का प्रिंसिपल भी कुछ ऐसा ही काम करता है। अगर तुम शांत रहोगे तो तुम पानी की तरह कहीं भी जा सकते हो, पर अगर तुम गुस्सा हो जाओगे तो तुम भाप बनकर उड़ जाओगे। और इन्हीं बातों को सुनते हुए सियोमू ट्रेनिंग कर रहा था और वह पहले से काफी अच्छा भी करता है और ये देखकर वो खुद भी काफी हैरान था। आखिर की एनर्जी कैसी थी? ये सब ऐसा था जैसे ही किसी ने मेरे सामने डोर को खोली है और मुझे सही रास्ता दिखा रहा है कि आखिर मुझे कहाँ पर जाना चाहिए।
फिर हमें जिन्मो को दिखाया जाता है जो कि ग्रेट लाइब्रेरी के ऊपर बैठकर पढ़ रहा था। चलो आज के लिए बहुत पढ़ाई हो गई, चलो वापस चलते हैं। जिन्मो फिर वापस जा रहा था तभी युवक ईमेस की को सेंस करता है और हम देखते हैं कि सूचियों सेट के डोर पर खड़ा हुआ है। जिन्मो सोच रहा था उसके पास तो कितनी इंटेंस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पर अभी टूट जाएंगे और मैं नीचे गिर जाऊंगा। उसके की को देखकर लग रहा है कि वो कोई मार्शल मास्टर है और जिन्मो को अभी तक पता नहीं है कि यही सूचियोन है। सूचियोन कहता है तो यह नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट, ये काफी इम्प्रेसिव है। तभी वहीं पर वॉनली और बाकी सारे आ जाते हैं। वॉनली कहता है ब्रदर तो फाइनली यहाँ पर आ गए, ये जरूर बहुत ही लंबी और डिफिकल्ट जर्नी होगी। सूचियोन कहता है ऐसा लग रहा है कि मेरा बड़ा भाई और छोटी बहन मेरे से पहले यहाँ पर आ गई है। हायरन कहती है आपके ये कपड़े, आपके साथ क्या कुछ हुआ है? वॉनली कहता है ब्रदर बताइए क्या हुआ है, क्या आप ठीक है? हायरन कहती है आपका आखिरी ओपोनेंट जिसके साथ लड़ाई करके आपका 100 मैन चैलेंज को पूरा करना था वो थे स्विफ्ट ब्लड मास्टर सांगवोन। क्या आपका ये चोट उनके साथ लड़ने की वजह से आई है? जिन्मो ये सुनकर सोचने लगता है 100 मैन चैलेंज, अगर यही बात है तो क्या इसका मतलब यही सूचियोन है? यहाँ पर सूचियोन कहता है वो आदमी डेफिनेटली एक वर्दी ओपोनेंट था पर वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मुझे चोट पहुंचा सके। वो ओनली फिर कहता है कि अभी के लिए अंदर चलिए, पहले हम लोग आपके ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे। पर मैं ये जानने के लिए काफी क्यूरियस हूँ कि आखिर किस बास्टर्ड ने सूचियोन का यह हाल किया है। दी एनलाइटेंड पिलर जोक्सेम का तीसरा बेटा है सूचियोन। सूचियोन फिर कहता है को सभी काफी सस्पिशियस लग रहे थे पर अभी चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं वो आदमी हूँ जिसने पूरे मोरिम वर्ल्ड को हिला के रख दिया है, इस सब बात को छोड़ो। पर वो लड़का जो वहाँ पर खड़ा हुआ था आखिर वो कौन है? हायरन कहती है वो नॉर्दर्न हेवनली साइड के डिसेंडेंट मास्टर जिन्मो है पर वो काफी कमजोर है तो उनके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं। जिन्मो यहाँ पर वापस आकर सोच रहा था तो यह था सूचियोन। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसे यहाँ पर मिलूंगा पर आखिर उन लोगों को उसके साथ रिश्ता किया है। पर उसके पास जो हो रहा है वो काफी डरावनी है, उसकी की एनर्जी तो एक और ही लेवल की है। उसके बाद मौका आकर कहते हैं मैं फोर्डेड हेवेंस का इला टाइगर गार्ड हूँ और मैं यहाँ पर आपको एक संदेश देने आया हूँ। आपको हुआचन पैलेस में डिनर में इन्वाइट किया गया है। जिन्मो कहता है वाह, गेस्ट आकर ऑनर को इन्वाइट कर रहे हैं, ठीक है मैं इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। मॉक कहता है ठीक है तो कल डिनर के समय हुआचन पैलेस में पहुंच जाना और उन्होंने तुम्हारे कजिन को भी लाने की परमिशन दे दी है।